Hello students. So, we are meeting again for a discussion on the subject of quantitative techniques for managers, which is a part of your MBA second semester in AKTU. And today we will be starting with the third unit of this subject. In all there are 5 different units in this subject, and we have completed first 2 units. On those first 2 units we have talked about the introduction to the subject, and we have seen that basically when we are talking about quantitative techniques, so we are concerned with the operations research models which can be used for analyzing the quantitative information available in an organization for taking decisions. तो इसके ऊपर सारी चीज़ें बेस्ड हैं और इसी के लिए हम लोग सारे अलग अलग कई सारे मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं. In that we have already discussed 3 different models, and today we will be starting with the 4th model, that is the assignment model or the assignment problem. तो assignment model क्या है, ये हमको देखना है. असाइनमेंट जैसा कि नाम से समझ में आता है कि हमें कोई चीज़ असाइन करनी है. क्या चीज़ असाइन करनी है? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. देयर आर सम मशीन्स अवेलेबल एंड देयर आर सम जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड. अब ये केवल मशीन और जॉब ही नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है देयर आर सर्टेन जॉब्स एंड देयर आर सर्टेन वर्कर्स ऑल्सो. तो कुछ मशीन्स हैं, कुछ जॉब्स हैं, कुछ जॉब्स हैं और कुछ वर्कर्स हैं. ऐसे कोई भी सिचुएशन एक हो सकती है. नाउ से जैसे ये भी एग्जांपल हो सकता है कि कुछ प्रोग्रामर्स हैं और कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं. तो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, वो सारे अलग अलग जो 4-5 असाइनमेंट्स हैं उन पे सभी काम कर सकते हैं. लेकिन because of the nature of the assignment and because of the skills of those programmers or software developers, ये हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है और किसी दूसरी चीज़ के लिए कम सूटेबल है. दैट माइट बी पॉसिबल. तो 5 जॉब्स हैं और 5 वर्कर्स हैं, या 5 जॉब्स हैं या और 5 मशीन्स हैं, और हर जॉब को एक मशीन असाइन करनी है और एक मशीन को हर जॉब मशीन को एक जॉब असाइन करना है. इस तरह से 1 to 1 मैचिंग करना है. तो कैसे हम ये डिसाइड करें कि किस जॉब को किस मशीन पे डाला जाए या किस वर्कर को कौन सा जॉब दिया जाए, ये कैसे डिसाइड होगा, सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग दोज जॉब्स. तो 2 चीज़ें एक्चुअली हो सकती हैं, या 2 क्या ब्रॉडली 3 चीज़ें हो सकती हैं. टोटल कॉस्ट हो सकती है जॉब परफॉर्म करने की, टोटल जो टाइम लग रहा है जॉब को कर परफॉर्म करने में वो हो सकता है, और तीसरी चीज़ प्राइस भी हो सकता है, सॉरी दी प्रॉफिट भी हो सकता है. तो 3 चीज़ें हो सकती हैं. नाउ वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट एज इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, जो पिछला मॉडल हम लोगों ने देखा था, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो था वो मिनिमाइजेशन मॉडल था. वहाँ पर मैक्सिमाइजेशन करना उसके लिए पॉसिबल, उस मॉडल को यूज़ करके मैक्सिमाइजेशन हम नहीं कर सकते थे. लेकिन उसी तरीके से असाइनमेंट मॉडल भी जो है वो मिनिमाइजेशन के लिए ही यूज़ होता है. तो अगर हमको ये दिया हुआ है कि 5 अलग अलग वर्कर्स हैं या 5 अलग अलग मशीन्स हैं और 5 अलग अलग जॉब्स हैं या कितने भी हैं, नॉर्मली आपको 4 या 5 की प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि 3 बहुत छोटी हो जाएगी, 5 से ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो एग्ज़ाम में आपको 4-5 जॉब्स, मशीन्स, वर्कर्स की प्रॉब्लम ही मिलेगी. और फिर इसके साथ ये दिया हुआ है कि हर मशीन पे हर जॉब को परफॉर्म करने की कॉस्ट क्या है या फिर टाइम क्या कितना लगेगा. 2 चीज़ें दी जा सकती हैं. तो इन दोनों ही चीज़ों को हमें मिनिमाइज़ करना होगा, और हम आसानी से क्या, जैसे अभी प्रोसेस हम लोग देखेंगे उससे हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि इससे कोई अगर कॉस्ट की बात है, टाइम की बात है, तो प्रॉफिट भी उसी से एसोसिएटेड ही चीज़ है. तो कॉस्ट या टाइम देने के बजाय ये कहा जाए कि अलग अलग लोग जब इस जॉब को परफॉर्म करेंगे तो टाइम कितना, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है. Now the algorithm or the method that we are going to see, the Hungarian algorithm or the Hungarian method that we are going to see for solving an assignment model problem has been specially designed for minimizing the cost. वो भी एक मिनिमाइजेशन एल्गोरिदम है, जैसे स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड हम लोगों ने जो देखा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वैसे ही ये भी मिनिमाइजेशन के लिए ही यूज़ होता है. तो ये इसका मतलब हुआ कि अगर प्रॉफिट की वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ये मेथड यूज़ नहीं हो सकता है. खैर, वो चीज़ भी, ऐसी चीज़ भी अगर होगी तो कैसे इनकाउंटर करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उस पर भी आएंगे. अभी इतनी चीज़ देखें कि ऐसी प्रॉब्लम जो होगी 5 जॉब्स 5 मशीन्स, 5 जॉब्स 5 वर्कर्स या n जॉब्स n वर्कर्स, तो उसको कैसे हम करेंगे. ईच मशीन कैन डू ओनली 1 जॉब एट अ टाइम. हाउ द मशीन शुड बी असाइंड टू दीज जॉब्स,
क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब ऑन अ मशीन, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इन शॉर्ट AP इज़ ऑलवेज स्क्वायर। तो जितनी जॉब्स होंगी उतनी मशीन्स होंगी, जितने जॉब्स होंगे उतने वर्कर्स होंगे। तो अगर 4 जॉब्स हैं 4 वर्कर्स होंगे तो स्क्वायर ही होगी हमेशा। द असाइनमेंट विल ऑलवेज बी डन ऑन अ 1-to-1 मैचिंग बेसिस। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस टेक अप अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसी को देखते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग हंगेरियन मेथड को समझते हैं। ये प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में 2019 में 2019 में पूछी गई थी। जो बेसिक डेटा जो प्रॉब्लम का है वो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, बाकी चीज़ें उसको हटा दी हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो बस है क्या, 5 इंडिविजुअल्स हैं, LMNOP, 5 वर्कर्स आर देयर एंड 5 जॉब्स आर देयर, ABCD एंड E। तो जो वर्कर्स हैं वो कॉलम्स में लिखे हुए हैं और जो जॉब्स हैं वो रोज़ में लिखे हुए हैं। और ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये क्या हैं, ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट है कि अगर ए करेगा ए जॉब को वर्कर एल परफॉर्म करेगा तो सपोज़ 4 रुपये की कॉस्ट आएगी, या आवर्स भी अगर हो सकते हैं तो 4 घंटे में या 4 मिनट में करेगा। तो इस तरीके से ये दिया हुआ, और हमें ऑब्वियसली क्या डिसाइड करना है, हर वर्कर हर जॉब को कर सकता है लेकिन हर केस में कॉस्ट अलग अलग आ रही है। तो कैसे हम असाइन करें, किसको कौन सा जॉब असाइन करें, और हर वर्कर को एक ही जॉब देना है और हर जॉब हो भी जाना चाहिए। तो 5 जॉब्स हैं 5 वर्कर्स हैं, इस तरह से हो जाएगा। तो कैसे किया जाए जिससे कि जो टोटल कॉस्ट है सारे जॉब्स को परफॉर्म करने की वो मिनिमाइज हो जाए, वो मिनिमम हो जाए। उसका तरीका क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल्स इन ऑपरेशन रिसर्च। लेकिन सिंपल का मतलब ये नहीं है कि कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्टेप्स कई सारे इसमें भी हैं, तो स्टेप्स का सीक्वेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो अगर ध्यान रहेगा तो करना कुछ नहीं है, बस जोड़ना घटाना, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं है। दिस इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस हंगेरियन मेथड। तो क्या सबसे पहले करना है, द मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो। हम रो के हिसाब से भी शुरू कर सकते हैं या कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हर रो के लिए जो मिनिमम एलिमेंट है वो हम पूरी रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लिख जाएंगे, वहीं पर उस जगह पे लिख देंगे, या यही काम कॉलम के हिसाब से कर सकते हैं। तो पहली रो में जो मिनिमम एलिमेंट है वो 4 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 9 है, चौथी में 6 है और पाँचवीं में मिनिमम इज़ 11। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से भी, 11 में से भी, 16 में से भी, 9 में भी, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखते चले जाएंगे। 5 - 4, 8 - 4, 16 - 4, 19 - 4, 9 - 4, 5 सॉरी 5 - 5, 8 - 5, 16 - 5, इस तरह से दूसरे रो में कर देंगे। और यही काम हम कॉलम वाइज भी कर सकते थे। तो अगर पहले कॉलम में 4 है तो कॉलम वाइज भी कर सकते थे, कैसे भी आप बढ़ सकते हैं आगे। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो हैं वो अलग आ सकते हैं लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहली रो का जो मिनिमम एलिमेंट है वो पहली रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरी रो के मिनिमम एलिमेंट को दूसरे में से, और ये इस तरीके से हमने कर दिया। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो हमने लिख लिया, रिजल्ट इस तरह से हमको मिल गया, जो रिजल्टिंग एलिमेंट्स हैं वो ये हमको मिल गए। अब हमको, अगर हमने जैसे यहाँ पे किया है पहली बार में रो वाइज किया था, तो अब हमें वही काम कॉलम वाइज करना होगा, यानी कि दोनों करना है, पहले रो वाइज फिर कॉलम वाइज, या पहले कॉलम वाइज अगर किया था तो अब रो वाइज कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें करनी है हमने, क्योंकि कॉलम वाइज किया था तो वही काम अब रो वाइज किया था, क्योंकि तो वही काम हम कॉलम वाइज करेंगे। तो कॉलम में, पहले कॉलम में मिनिमम एलिमेंट सारे जीरो ही हैं तो जीरो ही रहेगा, दूसरे में मिनिमम एलिमेंट इज़ 2, थर्ड मिनिमम एलिमेंट इज़ 3, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 5 है और यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 1 है। तो अब हम फिर से वही करेंगे, इस पूरी कॉलम में से सब में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस पूरे में से 2, इसमें से 3, 5 एंड 1। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, 0 - 0, 0 - 0, ये पूरा हो गया। 2 - 0, 0 यहाँ पे जो है मिनिमम एलिमेंट क्या था, यहाँ पे भी 2 नहीं एक्चुअली है, इट इज़ 0, तो वहाँ पे भी 0 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट, और इसमें भी 0 है एक्चुअली, तो 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली। ये मैट्रिक्स हमको मिल गई। ये एक साइकिल एक तरह से कह सकते हैं, या एक ईटरेशन जो टर्म हम लोग यूज़ कर रहे थे इन केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड इन LPP एंड ऑल्सो इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के दोनों मेथड्स जो देखे थे, ईटरेशन, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सारे मॉडल्स में हम लोग यही करेंगे कि वी विल बी रिपीटिंग सर्टेन स्टेप्स, और वो स्टेप्स का जो पूरा ग्रुप है उसको जब एक ग्रुप जो हम कंप्लीट करते हैं उसको एक ईटरेशन बोलते हैं। तो ये एक तरह से एक इटरेशन का एक पार्ट एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब एक्चुअली जो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो कहाँ पे आए हैं, ज़ीरो वहाँ पे आए हैं जहाँ पे
कम वैल्यूज़ थी, छोटी वैल्यूज़ थी, और ऑब्वियसली आप कहाँ पे असाइन करेंगे, जहाँ पे छोटी कॉस्ट वैल्यूज़ हैं। तो ज़ीरो वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिकेट करनी, वो जगह इंडिकेट करनी जहाँ पे पोटेंशियली असाइनमेंट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए, ज़रूरी क्या है कि हर रो हर कॉलम में कुछ ज़ीरोज़ होने चाहिए, तभी हम असाइनमेंट कर पाएंगे। क्योंकि हर रो हर कॉलम में असाइनमेंट ज़रूरी है। हर रो का असाइनमेंट बताएगा कि कोई ये जॉब असाइन हो गया, कॉलम का असाइनमेंट बताएगा कि ये आदमी, ये वर्कर असाइन हो गया। तो सब में होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है। टेस्ट क्या है कि हमने we draw horizontal and vertical lines so as to cross all the zero elements using minimum number of lines. तो कम से कम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ करके सारे ज़ीरोज़ को कट करना है, जैसे कि यहाँ पे किया गया। ये लाइंस कैसे भी ड्रॉ कर सकते थे, 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है पहली चीज़ कि कम से कम लाइंस में करना है, और कम से कम लाइंस में करने का एक तरीका ये है। सो वी ड्रॉ horizontal and vertical lines so as to cross all the zero elements using the minimum number of lines. Now if this minimum number of lines, और यही टेस्ट है कि हम अभी असाइनमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इफ़ दिस मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स। तो रोज़ और कॉलम यहाँ पे 5-5 हैं, तो 5 लाइंस में अगर ये काम हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर असाइनमेंट हैं। 5 से कम में हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी ज़ीरोज़ हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। तो इफ़ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू डू सो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, देन ओनली ऑप्टिमल लोकेशन इज पॉसिबल। हियर इट इज़ नॉट सो। यहाँ पर 5 की बजाय 3 ही लाइंस में काम हो जा रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिला करके। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा होने पर हमें ज़ीरोज़ की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं, कैसे करेंगे, और बढ़ा के फिर हमें यही काम रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आइडेंटिफाई द मिनिमम अनकट एलिमेंट। जितने अनकट एलिमेंट्स हैं उसमें जो मिनिमम है, जो कि अलग कलर से यहाँ पे आ गया है 2, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकट एलिमेंट्स। जितने अनकट एलिमेंट्स हैं उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड इट टू द एलिमेंट्स एट इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन पे एलिमेंट्स हैं वहाँ पर इसको ऐड कर देना है, और बाकी जो एक बार कट हुए हैं उनको एज इट इज़ छोड़ देना है। तो जो बिना कटे नंबर हैं उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो 2 बार कट गए हैं वहाँ पे जोड़ देना है, जो एक बार कटे हैं उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। तो हमारी जो मैट्रिक्स आ गई वो इस तरह से आ गई। हमारी मैट्रिक्स इस तरह से आ गई, लाइन बनी हुई है, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि कहाँ पे ऐड करना था, कहाँ पे घटाना था, कहाँ पे कुछ नहीं करना था। तो जो एक बार हैं वो एज इट इज़ हैं, जहाँ पर 2 बार कटे थे वहाँ जोड़ दिया, और जो कटे ही नहीं थे वहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब हमें जो मैट्रिक्स मिली वो ये मिल गई। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट दीज स्टेप्स। ये स्टेप्स हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कम से कम 5 यहाँ पे नहीं मिल जाती। ज़्यादा 5 से ज़्यादा तो मिलेंगी नहीं, तो कम से कम 5 ना मिल जाए, तब तक हमें ये काम करना है। तो फिर से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, ज़ीरोज़ को कट करेंगे। अब देखिए, ये पहले ही एक बार, अभी तो लाइंस आ जाएंगी, लेकिन पहले समझ लें। फॉर एग्जांपल, कितने, कहाँ पे ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं ये देखना है हमको। तो ये इस तरह से काट सकते हैं, फिर इसमें 3 ज़ीरो हैं तो इस तरह से काट सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो ऐसे काट सकते हैं, फिर यहाँ पे अब एक ही ज़ीरो बचा है तो इसे ऐसे काट दीजिए, चाहे ऐसे काट दीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। बस ये ज़रूरी है कि अगर 4 लाइंस में काम हो रहा है तो 5वीं ड्रॉ नहीं करनी पड़े। तो हमने यहाँ पे कैसे किया है, इस केस में इस तरह से कर दिया। तो ये 4 लाइंस में सारे ज़ीरोज़ कट गए। सारे ज़ीरोज़ कटने के बाद अभी भी केवल 4 ही लाइंस हैं। पिछले बार 3 थी, अभी 4 हैं। अभी भी नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 हैं, तो उससे कम ही हो रहा है। तो अगेन वी आइडेंटिफाई द मिनिमम अनकट एलिमेंट विच इज़ अगेन इक्वल टू 2। और फिर हमने वही काम किया, फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ इन सब से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ इन चारों जगहों पे जोड़ देंगे, और बाकी को एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो हमें क्या मिला, इस तरीके से मिल गया। रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट ये आ गया। अब ज़ीरोज़ को अलग कलर से कर दिया गया है, जिससे कि देख लिया जाए, समझ लिया जाए। फिर से वही प्रोसेस, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस से हम इन सारे ज़ीरोज़ को कट करेंगे। तो एक मान लीजिए वर्टिकल बना देंगे, ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे। अभी भी 4 में ही काम हो जा रहा है, अभी भी 4 लाइंस में काम हो जा रहा है। इस तरीके से 4 लाइंस में ये चीज़ें हो जा रही हैं। फिर से इसका मतलब है कि हम जो एलिमेंट्स बचे हैं अनकट, उसमें से मिनिमम को देखेंगे, विच नाउ इज़ 1। दिस इज़ 1। ये ध्यान रहे कि अगर आप थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से सॉल्व करें, कोई लाइन किसी दूसरी जगह ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस की गुंजाइश हो सकती है,
उस केस में हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा अलग रिजल्ट मिले, इंटरमीडिएट, लेकिन फाइनली आप उसी जगह पहुंचेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर कैन बी स्लाइट वेरिएशंस इन दी स्टेप्स ऑल्सो, सोल्यूशंस के बीच में कुछ वेरिएशन आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने जो प्रोसेस बताया जा रहा है वो सही से किया है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर से हम उसी तरीके से 1 को सब में से घटाएंगे और कॉर्नर्स पे जोड़ देंगे, तो इस तरीके से हमको मैट्रिक्स मिल गई। इसको जब हमने उसके रिजल्ट्स निकाले तो ये आ गए, और अब हमारे पास ज़ीरोज़ कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। अगेन इफ़ वी ट्राई टू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कट ऑल द ज़ीरोज़, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, एक मान लीजिए ऐसे बना दें, इधर बना दें, 3 4, मुझे लगता है कि अब 5 से कम लाइंस में तो नहीं होगा, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि 5 से कम लाइंस में हो जाए। 1 लाइन इन दिस मैनर, 1 लाइन इन दिस मैनर, 3 4 5 से नीचे तो नहीं हो पाएगा। तो और अगर हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू क्रॉस ऑल जीरोज इज इक्वल टू 5, विच इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 5 लाइंस में ये हो रहा है। अब इसका मतलब है असाइनमेंट्स कैन बी मेड, असाइनमेंट्स कैन बी मेड, और कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो और कॉलम कंटेनिंग अ सिंगल ज़ीरो। पहली रो वाइज भी शुरू कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी शुरू कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो रो वाइज शुरू करें या कॉलम वाइज? तो रो वाइज अगर हम करें तो पहली रो में 2 ज़ीरो हैं, आगे बढ़ जाइए, दूसरे में 3 ज़ीरो हैं, आगे बढ़ जाइए, तीसरे में केवल 1 ज़ीरो है, वो हमारे काम का है। इसका मतलब है अब यहाँ पर हम असाइनमेंट कर देंगे, इस ज़ीरो पे यहाँ असाइनमेंट करने का मतलब क्या हुआ, इसको आप एनसर्किल कर सकते हैं। इसको हमने एनसर्किल कर दिया। ऐसे एनसर्किल करने का मतलब हुआ कि नाउ जॉब सी इज़ असाइंड टू वर्कर एल, एल जो है वो जॉब सी करेगा, ये असाइनमेंट हो गया। अब अगर एल सी को करेगा, इसका मतलब है कि और जो ज़ीरो, अगर यहीं पे कोई और ज़ीरो होता तो वहाँ पे असाइनमेंट नहीं हो सकता क्योंकि सी तो हो गया, और यहाँ पे जो ज़ीरो है ये भी बेकार अब हो गया क्योंकि एल जो है वो एक ही जॉब को करेगा और वो सी है, तो उसको हमने काट दिया। और यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। तो मार्क एन असाइनमेंट देयर, क्रॉस ऑल अदर ज़ीरोज़ इन द कॉलम और रो, रिपीट दीज स्टेप्स टिल ऑल द असाइनमेंट्स आर मेड। तो फिर से हम इस रो में 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पर 1 ज़ीरो है, तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया और इस ज़ीरो को कट कर दिया क्योंकि अब यहाँ असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। और इसका मतलब हुआ कि जॉब ई जो है उसको वर्कर पी परफॉर्म करेगा, जॉब ई विल बी परफॉर्म बाई वर्कर पी, ये हो गया। फिर से हमने जब कट कर दिया, फिर से अब यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहली रो, उसमें 2 ज़ीरो हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी रो, ज़ीरो 3 थे वहाँ पर लेकिन अनकट। ऑब्वियसली जब हम ये कह रहे हैं कि केवल एक सिंगल ज़ीरो वाली रो चाहिए या कॉलम चाहिए, तो वो सिंगल रो का जो सिंगल ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर अगर एनसर्किल हो चुका है ज़ीरो, असाइनमेंट हो चुका है, उसे हम नहीं काउंट करेंगे, जिसको क्रॉस कर दिया उसे भी काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थे तो 3 ज़ीरो लेकिन उसमें से 2 क्रॉस हो चुके हैं, तो अब बी जो है वो केवल, यहाँ सिंगल वालों को हम क्यों कर रहे हैं, सिंगल वालों को पहले इसलिए कर रहे हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा ज़ीरो हैं वहाँ पर असाइनमेंट कहीं भी जा सकता है, लेकिन सिंगल वाला पहले इसलिए कर दिया क्योंकि अगर वो सिंगल वाला कट गया तो वो पर्टिकुलर जॉब या वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्कर या मैन किसी को भी असाइन नहीं हो पाएगा, तो असाइनमेंट में हमको प्रॉब्लम आने लगेगी, इसलिए सिंगल को हम पहले करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, तो B को हमने अगर M को दे दिया तो अब M जो है A को भी कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता है, ये क्रॉस हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, D, यहाँ तो 2 ज़ीरो हैं, फिर ऊपर जाइए A, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है, यहाँ पे असाइनमेंट हो गया, एनसर्किल कर दिया और इसको हमने क्रॉस कर दिया ये वाला ज़ीरो क्रॉस हो गया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं तो एक ही ज़ीरो बचा ही है, चाहे रो देखें चाहे कॉलम देखें, तो ये हो गया। सो दिस इज़ हाउ द असाइनमेंट इज़ मेड। ये पूरा हमारा असाइनमेंट का काम हो गया। हमने किया क्या, हमने जॉब ए जो है वो वर्कर एन को असाइन कर दिया, हमने जॉब बी वर्कर एम को असाइन कर दिया। आप इसमें देख सकते हैं जॉब ए जो है वो एम और एन दोनों को दिया जा सकता था, हमने उसको एन को दिया है। जॉब बी एल और एम दोनों में से किसी को भी दे सकते थे, हमने उसको एम को दिया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर हमने ए को एम को दे दिया होता तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ये प्रॉब्लम आती कि कोई ऐसा जॉब बच जाता और कोई वर्कर बच जाता जिसके लिए कि मिनिमम वाला
जो ऑप्शन है वो नहीं हो पाता, वो हमारे लिए हमारे हाथ से निकल जाता। तो कोई ना कोई कर तो लेगा ही, 5 वर्कर हमारे पास हैं, 5 जॉब हैं, तो पाँचों वर्कर्स पाँचों जॉब कर तो लेंगे, लेकिन जो बेस्ट है मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम टाइम वाला और जो ऑप्शन है ये वाला, वो हमसे मिस हो सकता था, हो जाता पक्का। तो इसलिए इस तरीके से जो तरीका है ये बताया जा रहा है। ए को एन को असाइन कर दिया, बी को एम को असाइन कर दिया, सी हैज़ बीन असाइन टू वर्कर एल, डी हैज़ बीन असाइन टू वर्कर ओ एंड ई हैज़ बीन असाइन टू वर्कर पी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं, यही पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले ये किया हमने, उसके बाद हम इस स्टेप पे आ गए, उसके बाद इस स्टेप पे आ गए, यहाँ आ गए, और यहाँ से फाइनल स्टेप जो है वो ये है। इस तरीके से हमने, और जो ग्रीन जो शेडेड हैं वो हैं हमारे ऑप्टिमल असाइनमेंट्स, वो हैं हमारे ऑप्टिमल असाइनमेंट्स। तो ये उसी को समराइज़ करके हमको फिर लिखना पड़ेगा। एक्चुअली हमसे पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया है या पूरा जो चीज़ हमें बतानी है वो क्या बतानी है, 2 चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ ये बतानी है कि किस वर्कर को कौन सा जॉब दिया जाए, कौन सा जॉब किस वर्कर को दिया जाए, और दूसरी चीज़ कि जो हमने ये बताया है ये कैसे बताया है कि हम बता रहे हैं कि अगर इस वर्कर को ये जॉब देंगे तो कम से कम टाइम लगेगा। अगर ये टाइम की फिगर्स थी, आवर्स थे, तो मिनिमम लगेगा। तो वो मिनिमम टाइम है कितना? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हंगेरियन मेथड को फॉलो करके और इस तरीके से असाइनमेंट हम करते हैं तो यही तो मिनिमम पॉसिबल टाइम इसी केस में लगेगा। अगर ए इज़ being performed by worker N, B is being performed by worker M, C is being performed by worker L, D is being performed by O and E is being performed by P। और ये मिनिमम टाइम क्या है, ये ओरिजिनल जो हमारी मैट्रिक्स थी वहाँ से हमने निकाला कि A को N करने, A जॉब को N अगर करता है तो उसे 11 घंटे लगते हैं, B जॉब को अगर M करता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं, C जॉब को अगर L करता है तो उसे 9 आवर्स लगते हैं, D job if it is performed by O then he takes 11 hours and if P performs job E he takes 11 hours again। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो जोड़ करके, और क्या आ रही है हमको 50 आ रही है। तो 50 आवर्स में ये सारा पूरा हो रहा है काम, 50 आवर्स। और जो हमने मेथड लगाया है उस मेथड के हिसाब से 50 घंटे ही मिनिमम है, और अगर हम कोई और तरीका निकालेंगे, कोई और सोल्यूशन निकालेंगे तो 50 से ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं हो सकता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और हमको करना है इस प्रॉब्लम में, बाय कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम रो वाइज ही बढ़ते गए और उसी से हमारा काम होता गया। ऐसा हो सकता है कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको मिल सकती हैं कि आपने रो वाइज देखा तो पता चला कि कोई ऐसी रो है ही नहीं जिसमें कि सिंगल ज़ीरो है, तो फिर आप कॉलम वाइज वही काम करेंगे। रो कॉलम इस तरह से अल्टरनेट करते जाएंगे, कॉलम वाइज देखेंगे, फिर आपको हो सकता है कुछ ज़ीरोज़ मिल जाएँ, सिंगल ज़ीरोज़ मिल जाएँ, वहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे, फिर वहाँ मिलना बंद हो जाएंगे तो फिर आप कॉलम और रो वाइज आ जाएंगे। तो ये अल्टरनेट करते जाएंगे। ऐसी भी हालांकि कभी कभी सिचुएशन हो सकती है जबकि आपने रो वाइज भी देख लिया, कॉलम वाइज भी देख लिया और आपको सिंगल ज़ीरो मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में रैंडमली आप किसी भी एक ज़ीरो पे असाइनमेंट करके और बाकी उस पर्टिकुलर रो और कॉलम के जितने ज़ीरोज़ हैं उन्हें क्रॉस कर देंगे और आपको ऑप्टिमम असाइनमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो थोड़े कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, थोड़ी कुछ डिफरेंसेस ला करके आपको कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे हम लोग को देखनी है, इस तरह से हम लोग समझेंगे। हाँ, अगर ऐसा है, अगर एक ही सिंगल ज़ीरो वाली चीज़ सिचुएशन आपको मिल ही नहीं रही है तो दैट इज़ द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। वो मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस की सिचुएशन होती है। मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस जो हैं वो चाहे लीनियर प्रोग्रामिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हो, चाहे असाइनमेंट मॉडल हो, हर केस में हमको मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस वाले कुछ सिचुएशंस मिल सकते हैं। और किस तरह से उनको देखना है ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको बताया भी है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली एक्चुअली बात नहीं होती। अगर मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, अगर दो या दो से ज़्यादा भाई ऑप्टिमम सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2-3 तरीके हैं
मिनिमम कॉस्ट तक पहुंचने के लिए। मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम टाइम से रिलेटेड जो है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो वो एक्चुअली एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज एंड एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए ये सिचुएशन एक्चुअली बेनिफिशियल हो जाती है, एडवांटेजियस हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं वो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन दे रही हैं। तो अब क्या करेंगे आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इवैल्यूएट करके अपने डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसको देखते हैं। तो क्या होगा कि सपोज़ 2 अलग अलग वर्कर्स को इंटरचेंज करके किसी जॉब को दिया जा सकता है और उसमें दोनों में ही मिनिमम टाइम आ रहा है, तो दोनों वर्कर्स की भी प्रेफरेंस को देखा जा सकता है। हो सकता है कि किसी एक वर्कर की कोई प्रेफरेंस हो कि ये जॉब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनको भी ऐड करके, उनको भी इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस वाली जो सिचुएशंस हैं वहाँ पर उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो दिस इज़ अबाउट द असाइनमेंट मॉडल प्रॉब्लम। हंगेरियन मेथड जो पूरी तरह से है वो ऐसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं ऑन असाइनमेंट मॉडल प्रॉब्लम। एक जो छोटी सी चीज़ रह गई है, जो पहले बात हो रही थी कि असाइनमेंट मॉडल भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की तरह से मिनिमाइजेशन केस में ही यूज़ होता है, मैक्सिमाइजेशन केस में यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम मिलती है जहाँ पर मैक्सिमाइज़ करने की सिचुएशन आए, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, ये हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तो अगला सेशन जो हमारा होगा वो फोकस्ड होगा अपॉन सॉल्विंग एन असाइनमेंट मॉडल प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप। तो उसे हम अगले बार देखते हैं। थैंक यू।